एमडी कैट की प्रेपरेशन के अंदर एक चीज जो सबसे ज्यादा मिथ्स, बहुत सारी मिथ्स होती हैं लेकिन उनमें से एक ऐसी मिथ जिसको काफी सारे स्टूडेंट्स बिलीव करते हैं वो ये होती है कि फ्रेशर्स के लिए एमडी कैट को एस करना एक बहुत मुश्किल चीज है। मतलब इम्प्रूवर्स इतने ज्यादा है, इम्प्रूवर्स के एक तो नंबर ज्यादा है, फिर इम्प्रूवर्स का एक्सपीरियंस ज्यादा है, फिर उनका कॉन्फिडेंस हमसे ज्यादा है एग्जाम्स में बैठने का। सो देर आर मेनी फ्रेशर्स जो ये चीज को बिलीव करके फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ प्रेपरेशन बैठ जाते हैं कि हमारे चांसेस बहुत कम है, और अगर एमडी कैट एस नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हम अगले साल इंप्रूव कर लेंगे, हमारे पास चांस है, हम ऐसा करेंगे कि हम अगले साल इंप्रूव कर लेंगे। सो अगर मैं आपसे पूछूं अब्दुल बारी, आप भी एक फ्रेशर हो और आपने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आपने एमडी कैट को एस किया, और एमडी कैट को सिर्फ एस नहीं किया विद फ्लाइंग कलर्स, आई मीन 196 मार्क्स आर गुड एनफ मार्क्स, ठीक। आपने 196 मार्क्स को एस किया, तो क्या आप भी इसी तरह से सोच रहे थे जब आपने एफएससी के एग्जाम्स दिए, जब आप अपने एफएससी के एग्जाम से फ्री हुए और आप एमडी कैट की प्रेपरेशन की तरफ जा रहे थे, क्योंकि बीच में एक टाइम स्लॉट, एक गैप होता है जिसमें आप बच्चे प्रिपेयर करते हो। तो जस्ट वॉक मी थ्रू इट कि क्या आप भी इसी तरह सोच रहे थे जिस तरह मैंने आपके साथ जो मिथ शेयर किया बच्चे सोच रहे होते हैं? जब एग्जाम्स के बाद फर्स्ट डे से ही तैयारी शुरू कर दी थी। तो शुरू में यही यही था कि मेरा एक कज़न भी था जो तकरीबन शायद तीसरी बार इम्प्रूव कर रहा था। अच्छा तो अच्छा। उसको देख के मतलब ऐसे बड़ा अजीब सा ही लगता था कि काफ़ी सारे इम्प्रूवर्स होंगे उसमें, हम एक फ्रेशर हैं तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। हम्म। लेकिन जब मैं देखता था तो वो ना इतना नहीं पढ़ता था। थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर मोबाइल देख लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया, मोबाइल देख लिया, ऊपर से वैसे ही उसको काफ़ी एक्सपीरियंस था तो शायद इस वजह से वो कम पढ़ता था। लेकिन ठीक है। मैंने देखा कि वो इम्प्रूवर होने की वजह से इतना अच्छा नहीं पढ़ता था। तो हम्म। इसको देख के थोड़ा सा मुझे हौसला आता रहा। बाकी कुछ ये था कि एफएससी में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, मैट्रिक में भी अच्छे मार्क्स थे, तो इस वजह से भी थोड़ा सा हौसला था। चलो, तो ये जो हौसले वाले मार्क्स है ना, इनको भी जरा शेयर करो, बताओ कि कौन से वो मार्क्स थे जिन्होंने तुम्हें हौसला दिया हुआ था। मतलब अब्दुल बारी के पास एक हौसला एफएससी के कितने मार्क्स से था, कितने मार्क्स थे आपके? हम मैट्रिक में 1083 थे, 1100 ठीक में है। से। ठीक है। और और एफएससी में 1146। 1146, माशाल्लाह, इसका मतलब है कि ठीक, आपके आपके पास पीछे बैकअप के तौर पे काफी जबरदस्त किस्म के उसमें जो मार्क्स अपने थे। अपने डिस्ट्रिक्ट में मेरे दोनों हाईएस्ट थे, अच्छा अच्छा, स्कूल लेवल पे जबरदस्त। भी और कॉलेज लेवल। तो जस्ट शेयर विद अस अपना अपने डिस्ट्रिक्ट का भी बताओ, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, आप किस बोर्ड से हो, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हमारे एंड पर ये बातें हमें पता भी हैं तब भी देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो आपके ही डिस्ट्रिक्ट के होंगे और वो आपको देख रहे होंगे, तो उनके साथ शेयर करो, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो? हम बहावल नगर, डिस्ट्रिक्ट बहावल बहावल नगर, नगर से, ठीक है। और बोर्ड बहावलपुर है। बहावलपुर बोर्ड है, जबरदस्त। और आपने पंजाब का जो एमडी कैट था, वो आपने पंजाब का एमडी कैट दिया, राइट? यस, यूएचएस। यूएचएस का, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। सो इसका मतलब है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के पास अगर बैकएंड के ऊपर मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स की बैकिंग है, तो उस स्टूडेंट को थोड़ा सा पुश इस बात का मिल जाता है कि यस इसका मतलब ये कि अगर मैंने थोड़ी सी एफर्ट एमडी कैट में ज्यादा पुट इन की और अपनी डायरेक्शन और अपने फोकस को सीधा रखा, तो फिर आई एस, मैं एमडी कैट को एस कर लूंगा, कोई इतने इतनी कोई मुश्किल बात नहीं होगी, ऐसे ही है। मैम, इस बार तो एमडी कैट को दे के पेपर के दौरान भी यही फीलिंग आ रही थी कि जिस बच्चे ने मैम तकरीबन आखिरी 10 दिनों में भी अच्छी तरह पढ़ा है ना, वो भी 190 प्लस स्कोर आसानी से कर सकता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक मैं यहाँ पर इस चीज को ना थोड़ा सा इस लिहाज से आपसे आप भी बल्कि मुझे इस पे अपनी ओपिनियन बताओ कि आपकी क्या ओपिनियन है। जब पेपर आसान आया होता है, मतलब कोई भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए हैं और उन्होंने क्वेश्चन पेपर को पढ़ा और उनको क्वेश्चन पेपर पढ़ के ऐसे लग रहा है कि पेपर बहुत आसान आया, तो जब कभी भी पेपर आसान आता है तो क्या इस बारे में तशवीश नहीं होती कि अगर ये मुझे आसान लग रहा है तो ऐसे भी तो हो सकता है कि बाकी भी सारे बच्चों को आसान लग रहा हो? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आसान पेपर हो तो कंपटीशन बढ़ जाता है, बहुत सारे लोगों के फिर इम्कानात इस बात के बढ़ जाते हैं कि बहुत सारे बच्चे इस तरह के होंगे जिनके बहुत जबरदस्त किस्म के मार्क्स आ रहे होंगे। तो कुछ इस किस्म की फीलिंग नहीं आई थी आपको पेपर अटेम्प्ट करते हुए? मैम, इस तरह की फीलिंग तो नहीं आई, क्योंकि मैम पेपर के दौरान पता नहीं था कि पेपर आसान आसान ही होगा या इस हम्म। बार पिछले साल के लिहाज से आसान आया। लेकिन हम्म। मेरा इतना था कि मेरे जो एफएससी वाले टीचर्स थे उन्होंने कहा था तुमने 194 लेके आने हैं अच्छा, मार्क्स। तो बस ठीक है। वो बस अल्लाह से बड़ी मैंने दुआएं की थी कि बस 194 आ जाए, बस मेरे लिए इतने काफी हैं। तो उस आपके उम्मीद के टीचर्स को साथ। इसका मतलब, सॉरी टू कट यू, आपके टीचर्स को इसका मतलब है कि इस बात का यकीन था कि 194 तक तो आ जाएंगे? यस मैम, हम टीचर्स की दुआएं थी, माँ बाप की दुआएं थी बड़ी, इस वजह से बस अल्लाह का करम हो। और आपकी मेहनत भी?
एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आजकल मैं स्टूडेंट्स को खास तौर पर जिसके ऊपर लेकर आने की हम लोग पूरा साल इनफैक्ट कोशिश करते रहते हैं, वो ये होता है कि इन सारे फैक्टर्स के समेत एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है खुद की मेहनत और खुद की बहुत ज्यादा एफर्ट। जिस तरह आपने कहा है कि आपका ही कजन आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन व्हेन यू सॉ दैट पर्सन, तो वो कोई इतना इन्वेस्टेड नहीं था अपनी पढ़ाई में जितने इन्वेस्टेड आप थे। एज कम्पेयर टू यू, आप अपनी जो सोसाइटीज में बहुत इन्वेस्टेड थे। तो अच्छा, स्टूडेंट्स के साथ ना ये वाली चीज शेयर करो कि जो बच्चे इस वक्त आपको देख रहे होंगे ना, उनके एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस हैं जो आपके क्वेश्चंस आपके जहन में थे। तो पहले सबसे मैं ना ये चीज असल में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ, या उन तक ना ये बातें रखना चाहती हूँ, उनके सामने रखना चाहती हूँ, उन्हीं की तरह के स्टूडेंट के थ्रू, कि आप जब एमडी कैट की प्रिपरेशन करना शुरू हुए थे, द मोमेंट आपने अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन शुरू की, उस वक्त आपको कौन कौन सी मुश्किलात कह लो, या कौन कौन से आप ये कह लो कि उस टाइम पर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम था कि इतनी गाइडलाइन नहीं होती कि किस तरह शुरू से ही अपनी प्रिपरेशन को लेके चलना है। ठीक है। जब तकरीबन 3-4 महीने गुजर चुके थे तब जाके एहसास होता था कि इतना अगर हमें शुरू में पता होता तो शायद हम इससे बहुत अच्छा कर सकते थे। मतलब जबरदस्त। एक ठीक है। गाइडलाइन और थोड़ा सा जो मटेरियल का होता है वो उसका बड़ा एक हम्म। फैक्टर होता था कि हमें लगता था ये अब से कुछ महीने पहले हमें पता होता तो शायद अच्छी होती थी। और बेहतर हो जाती और तैयारी। यस, दूसरा ये और कुछ? हम्म। दूसरा ये है कि जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा होता है। मेरा एक छोटा सा भाई भी था, वो थोड़ा सा खेलता था मेरे साथ, तो वो बस उसमें भी बड़ा टाइम ज़ाया होता था। तो ये जो टाइम ज़ाया होता है इसकी वजह से काफ़ी टेंशन होती है कि डेली का काम डेली करना है, कुछ रह गया तो फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा, उसका भी भाई के था। खेलने ने तो आपका भाई फायदा किया है, भाई के खेलने ने देखो आपको रिलैक्स्ड रखा है। और कुछ नहीं, भाई के खेलने से आपको इस चीज का मजा आया कि अच्छा ठीक है, अभी इस वक्त अगर मैं अपने भाई को थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ तो जो वो पढ़ाई वाला प्रेशर था वो थोड़ा कम हो रहा है। या फिर भाई आपके साथ इतना खेलता था कि उसने आपको पढ़ने ही नहीं दिया, इतना खेला था कि आपकी जब पढ़ाई की रूटीन डिस्टर्ब कर मम्मा 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 ये कहती थी कि जब से ये आया है तब से तुम्हारी पढ़ाई आधी हो गई है। मम्मा का एक कमेंट। अच्छा। अच्छा, सही है। ठीक है कि जब से तुम्हारा भाई आया तब से तुम्हारी पढ़ाई आदी हो गई। तो कभी कभार बहन भाई भी एक फैक्टर बन रहे होते हैं जो पढ़ने नहीं देते ध्यान से। ठीक है। सही है। और क्या मुश्किलात आई हैं, मतलब अब्दुल बारी की? अभी मैं वो वाली जर्नी के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि जो आपकी एमडी कैट की प्रिपरेशन के बिल्कुल इनिशियल फेज में आपको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, जिससे आपने कहा कि डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, घर में आपके सिबलिंग्स हैं तो जाहिर सी बात है इंसान उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा होता है। और आप अगर आप अपने घर के अंदर ही आपने इस चीज को का इरादा किया है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन इस तरह करनी है कि मैंने घर पे करनी है, तो ये फैक्टर्स बहुत ज्यादा मैटर कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह आपने कहा कि गाइडलाइन टाइमली बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यस। टाइमली आपको एक बात पता हो कि गाइडलाइन आपके पास सारी की सारी हो एमडी कार्ड से रिलेटेड। सो इसके अलावा अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो। जब शुरू में जो दोस्त होते हैं उनके साथ भी बंदा कहता है अभी टाइम है, काफी टाइम पड़ा है, दोस्तों के साथ भी बाहर आउटिंग पे चले जाते हैं, उधर थोड़ा हम्म। सा टाइम बड़ा ज़ाया होता है। हम्म। तो इस तरह करके शुरू में टाइम का जो होता है वो इतना इम्पोर्टेंस बंदा नहीं देता कि टाइम कुछ ज़ाया हो भी गया तो कोई नहीं, हो जाएगा। लेकिन जब हम्म। आखिरी महीना आता है तो तब जाके पता लगता है बर्डन बहुत ज़्यादा है, रिवीजन भी काफ़ी करनी है, फिर प्रैक्टिस भी काफ़ी करनी है, और लेकिन अब टाइम बहुत कम रहेगा। हाँ, तो ये बिल्कुल टाइम ऐसे। अगर शुरू से मम्मा ने समझाया तो था कि शुरू से ही टाइम, हर रोज़ का काम हर रोज़ करना है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ टाइम ज़ाया हो जाता था, और इस तरह हम्म। काम डेली का नहीं होता था। इसकी वजह से भी थोड़ा सा मुश्किल पेश आई। बाकी एज सच प्रेशर के लिए मेरे ख्याल में और मुश्किल नहीं होनी चाहिए कोई भी। ठीक है, सही है। इसका मतलब है कि मतलब आपने अपनी जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर किए हैं मोर और लेस यही। अच्छा, ये प्रॉब्लम जैसे सिर्फ आपकी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? हम वो एफएससी वाले टीचर्स भी हमारे काफ़ी अच्छे थे, तो उधर से भी साइंसेज हमारी काफ़ी स्ट्रांग थी। इंग्लिश का थोड़ा सा मसला था, लेकिन वो हम्म। लेक्चर्स ले लेता था तो मैं वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई। जबरदस्त। अच्छा, आप एक चीज जो है वो, हम लोगों ने इसके बारे में जो ट्रायल्स हैं खास तौर पर और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की है कि क्या क्या स्टूडेंट्स को आती हैं। अच्छा, ये जो आपने प्रॉब्लम्स मुझे बताई है ना, ये सिर्फ फ्रेशर्स के साथ नहीं होती। यही एग्जैक्टली सिमिलर सारी की सारी प्रॉब्लम्स किसी रिपीटर या किसी इम्प्रूवर के साथ भी होती हैं। उसके ऊपर एक एडेड ऑन फैक्टर एक इस चीज का भी होता है कि वो जो इम्प्रूवर है उसके ऊपर एक प्रेशर सोसाइटल साइड से कह लो, पेरेंट्स की साइड से कह लो,
फ्रेंड्स की ही साइड से कह लो, जो फर्स्ट ईयर, खासतौर पे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में चले जाते हैं और उनका फर्स्ट ईयर चल रहा होता है, उनके ऊपर जो एक एडेड ऑन प्रेशर होता है ना, वही होता है कि आप अब इम्प्रूवर हो तो इस साल तो बस डू और डाई सिचुएशन। और इसी तरह अगर कोई बंदा सेकंड टाइम या थर्ड टाइम इंप्रूव कर रहा है तो ये प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। तो अगर मैं फ्रेशर की बात करूं तो वो जो एक मिथ बनी हुई है, इसका मतलब है कि एक मिथ इस टाइम पर बस बर्स्ट होनी चाहिए कि जो फ्रेशर है वो, एक चीज ये कि फ्रेशर जो है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी कोई एक्सपीरियंस वाली ऐसी चीज है जो इम्प्रूवर के पास है और फ्रेशर के पास नहीं है, क्योंकि दोनों को इक्वली एक बात का नहीं पता होता कि नेक्स्ट ईयर जिसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए आने वाला एग्जाम किस तरह का होगा। मतलब जिस तरह से आपको अगर मैं कहूं कि आप थे या आपका कजन था, आप दोनों को इक्वली इस बात का नहीं पता था कि पेपर किस तरह का आएगा। अच्छा। लेकिन उसका फिर एक्सपीरियंस काफ़ी था, तो वो उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं अक्सर उससे कोई एमसीक्यू डिफिकल्ट मेरे सामने आता था तो मैं उससे पूछता था। तो वो हम्म। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता था। काफ़ी फिजिक्स के कुछ एमसीक्यूज होते थे, मैं नहीं उसका आंसर अच्छा। निकाल सकता था, लेकिन वो मुझे निकाल देता था पूरा, क्योंकि उसका थोड़ा एक्सपीरियंस था, तो वो थोड़ा सा उसको समझ जाता था पहले ही। कई काफ़ी जगह मैंने ये नोट किया था कि वो ना एमसीक्यूज को जल्दी पहुंच जाता है मेरे से उतने लिमिटेड टाइम में, उसको हम्म। जो अंदर कुछ होता है उसमें वो कैच नहीं किया जाता। तो ये एक रिपीटर की होती है अच्छी चीज। अच्छा, सही है, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, हम लोग इसको अगर थोड़ा सा मूव ऑन करें कि ठीक है, ये सारे ट्रायल्स थे, इन सारे ट्रायल्स के बावजूद भी जिस तरह गाइडलाइंस का सबसे बड़ा आपने कहा कि ट्रायल था, अ, आपने एक ये चीज शेयर की कि यू वेंट फॉर अ स्कॉलरशिप टेस्ट, और स्कॉलरशिप टेस्ट एक लिंक बना के स्कॉलरशिप टेस्ट पर पहले आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखी, फिर उसके बाद आप स्कॉलरशिप टेस्ट में आके बैठे और फिर उसको आपने बेसिस बनाया, अपने जो यकीन बैच है उसमें आपने एनरोल करने के लिए बेसिस बनाया। तो अगर आप मेरे साथ एक इस चीज को शेयर करो कि व्हाट मेड यू सिट इन दैट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन एग्जैक्टली, कि आप, कितने ही लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं आपकी तरह, अगर मैं एमडी कैट के स्टूडेंट्स की बात करूं तो पता नहीं कितने स्टूडेंट्स होंगे जो ये एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे। तो आपने क्यों इस चीज के बारे में सोचा कि मुझे जाना चाहिए और मुझे जाके स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए बैठना चाहिए या मुझे स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहिए? व्हाट मेड यू मूव दैट डे, दैट स्पेसिफिक डे, वो जो एक डिसाइसिव दिन था जिस दिन अब्दुल बारी ने कहा कि आज के दिन मैं उठूंगा और मैं घर से जाऊंगा और ये एक मुफ्त का स्कॉलरशिप टेस्ट है लेकिन मैं जाके बैठ के ये टेस्ट दूंगा। तो व्हाट मेड यू मूव ऑन दैट स्पेसिफिक डे? जो फैमिली फैमिली में और रिलेटिव में पहले ही सुना हुआ था कि नियर पेयर के बारे में थोड़ा सा पहले भी था इसके बारे में नॉलेज। फिर मैंने खुद भी एक दो दिन इस पे थोड़ा सा काम किया था, तो मुझे पता लगा कि काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। ओवरऑल सारा फेडरल पीटीवी सारा कवर करता है, एमसीक्यूज भी अच्छे हैं। उसके बाद जो स्कोर प्रिडिक्टर था, मेन चीज स्कोर प्रिडिक्टर इसमें काफ़ी अहम था, जिससे हमारा प्रिडिक्ट स्कोर प्रिडिक्ट होता है। और मैं जब प्रैक्टिस करता था एमसीक्यू, तो जो प्रैक्टिस के एमसीक्यूज होते थे वो मुझे बड़े अच्छे लगते थे कि वो ज़्यादातर काफ़ी एमसीक्यूज ऐसे होते थे जो पीटीबी की लाइंस होती थी जिनको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते और वैसे ही पढ़ के आगे गुजर जाते हैं। लेकिन जब वो एमसीक्यूज में आते हैं तो फिर बंदा सोचता है कि इसका क्या आंसर हो सकता है, और हम्म। ये भी सोचता है कि ये बुक में था, इस जगह पे लाइन में था, तो फिर उस तरह वो थोड़ी सी प्रेपरेशन उस लिहाज से खासतौर पे बायो की अच्छी हो जाती है। हम्म। तो ये इस तरह थोड़ा सा ये इसका बड़ा फायदा रहा। ठीक है, आप अगर आप मुझसे शेयर करना चाहो या आप शेयर कर पाओ तो एक मुझे किसी ऐसे लम्हे के बारे में बताओ अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान, कोई इस तरह का मोमेंट हो कि जिस मोमेंट पे आपने ये वाली बात कही हो कि एक एक ये यकीन आया हो आपके दिल में कि अब्दुल बारी बस अब सब सेट है, अब गेम सेट है, अब तुम ना, तुम्हारा हो जाएगा एडमिशन। मतलब एक कोई इस तरह का पूरी एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान कभी किसी दिन एक ये यकीन आया अपने आप के ऊपर कि प्रिपरेशन हो गई है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जान लगा कर तैयारी कर ली है, बस अब हो जाएगा, अब कोई मसला नहीं? प्रेपरेशन का तो नहीं कह सकते, लेकिन हम फैमिली में एक मेरा कजन था वो जो पहले था उसका वो नहीं बना, उसने दो तीन बार ट्राई किया, अब उसका तीसरी बार ही था। तो और दूसरे नंबर पे मैं था। तो फैमिली में पूरी फैमिली काफ़ी बड़ी फैमिली है, तो फैमिली में सारी उम्मीदें मेरे साथ थी, सारों की दुआएं थी। तो इस तरह मुझे ना बड़ा एक यकीन सा होता था कि अल्लाह ताला ज़रूर मेरी मदद करेगा और मैं ज़रूर इस साल कर जाऊंगा। बाकी प्रेपरेशन के लिहाज से मैं इतना नहीं कुछ श्योर नहीं था, क्योंकि हम्म। प्रेपरेशन जितनी मर्जी कर लो, एमसीक्यू अनसीन होते ही हैं, हम्म। तो उस तरह मैं नहीं कह सकता।
सही। ठीक है, अच्छा अब अगर आप मुझे फिर ये बताओ कि इसका मतलब है कि कोई तुम्हारे कोई अच्छे लम्हात वाले वो वाली चीज नहीं है कि एक अच्छी वाइब आई हो किसी दिन कि बस अब्दुल बारी तुम फिक्र ना करो अगले टॉपर तुम ही, वो वाली वाइब नहीं तो विच वाज द वर्स्ट डे इफ यू कैन शेयर विद लेकिन मी, कि कोई ऐसा दिन जो 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 आपको ना ऐसे लगा कि बहुत ही बुरा, मतलब आज का दिन बहुत ही बुरा गुजरा है, या कोई इस तरह का वाकया या कोई इस तरह का इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज जिसने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया हो। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के वाकयात के साथ रिलेट कर सकते हैं, और बच्चों को ऐसे लगता है कि शायद कोई अगर किसी मुश्किल में से मैं गुजर रहा हूँ ना या मैं गुजर रही हूँ तो बाकी सारे बच्चे बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ रहे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसे लग रहा होता है। तो आप अगर मेरे साथ कुछ इस तरह का शेयर करो अपनी जर्नी के बारे में कि विच वाज द वर्स्ट डे एवर जो आपका एक्सपीरियंस इस सारी की सारी एक्सपीरियंस में गुजरा हो। जो फर्स्ट 3 मंथ्स थे उसमें तो बस एक तरह से डेली का काम कर रहे थे, प्रेपरेशन अपनी चल रही थी। कभी नहीं भी करते थे तो मम्मा से डांट भी पड़ती थी। मम्मा का यही था सही। कि तुमने केई में एडमिशन लेना है। हम्म। लेकिन थोड़ा सा शुरू में मुझे खुद भी अपने पे इतना यकीन नहीं था कि मेरा केई में हो जाएगा। लेकिन मुझे हम्म। इतना था कि मेरा किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन मम्मा अच्छा को था ठीक है। कि हाँ इसका केई में हो, तो मम्मा हम्म। अक्सर डांट भी देती थी। तो तब मतलब थोड़ा सा ऐसे फील होता था कि अब कुछ नहीं हो ठीक सकता। है, एक तो लेकिन भाई जब खेलने में तंग करे दूसरा मम्मा से भी डांट पड़ जाती थी ये ठीक है। लेकिन जब लास्ट 2 मंथ्स थे उसमें थोड़ा सा मुझे आगे खुद फील होता था कि मैंने करना है और मैं कर सकता हूँ। हम्म। इतना मुश्किल नहीं है। मम्मा वो फिर हमारे काफी जानने वाले थे मम्मा के। वो हम्म। खास तौर पे लड़कियां ही थी, वो भी फिर उनकी मम्मा फिर बताती थी स्टोरीज। वो भी इतने अच्छा। पढ़ने वाले नहीं थे, एफएससी में उनके इतने मार्क्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने एमडी गेट में मेहनत करके अपना मेरिट बनाया। तो इस तरह फिर जबरदस्त। आखिरी 2 मंथ्स में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था और ऐसे लगता था कि नहीं अब मैं कर लूंगा। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आपकी मदर का आपने इतनी दफा जिक्र किया है, इसका मतलब है कि एमडी कैट की जर्नी के अंदर आपकी मदर का बहुत ज्यादा रोल है। ये इसमें मम्मा का बहुत बड़ा रोल है। मम्मा मम्मा ना होती तो हम्म। शायद मैं कहता हूँ मेरा किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं हो हाँ, सकता। बिल्कुल, यू आर ऑल्सो ममाज बॉय, वो वाली चीज भी उसकी भी मुझे वाइब आ रही है कि अच्छा ये जो ना ये ममाज बॉय है जिससे मैं बात कर रही हूँ, जो वो लड़के होते हैं ना जो जिनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो बोला होता है कि मेरी अम्मा ने कहा था, मेरी अम्मा ने कहा था। सो दैट्स गुड, आई एम सेइंग इट कि ये एक अच्छी बात है, ये बहुत जबरदस्त किस्म की बात है। मैं खुद इस बात को अगर आपके साथ शेयर करूँ ना तो मुझे खुद ये एक चीज लगती है कि एमडी कैट एक किसी बच्चे का सिर्फ इम्तहान नहीं होता, बल्कि एमडी कैट ना पूरी फैमिली का इम्तहान होता है। आपकी पूरी फैमिली किसी ना किसी तरह बीच में इन्वॉल्व होती है, आपकी पूरी फैमिली, कोई आपके खाने की फिक्र कर रहा होता है, कोई चीज की फिक्र कर रहा होता है कि अच्छा बस कर दो बहुत खेलिए बैठ के पढ़ लो। और पेरेंट्स में से खास तौर पे मदर्स, क्योंकि मदर्स बच्चों के साथ वैसे ही ज्यादा अटैच्ड होती हैं, फिर उनके साथ इस तरह से बॉन्डिंग करना कि जब कभी यू आर फीलिंग डाउन उनका फिर आपको इस तरह से स्टोरीज बताना कि जो आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर हो, मतलब दिस शोज कि आपकी मदर भी बाकी उन मदर्स में से ही है जो काफी इन्वेस्टेड है अपने बच्चों की पढ़ाई में। सो हैट्स ऑफ टू योर मदर टू, क्योंकि मैं ये बात वाकई दिलो जान से मानती हूँ कि जितना पेरेंट्स अगर आपको आपके लिए सिर्फ एक चीज नहीं कर रहे होते कि वो आपकी जगह पर जाकर बैठ के पढ़ नहीं रहे होते बस, बाकी वो हर तरह आपकी पूरी जर्नी में इन्वेस्टेड होते हैं। तो जिस तरह आपको डांट भी पड़ी है तो मेरे ख्याल से अब तो तुम्हें उस डांट पे कोई वो चीज नहीं हो रही होगी, बल्कि अच्छा ही लग रहा होगा, अच्छा हुआ डांट दिया आपने उस Yes, टाइम पे। yes। तो अब किस मेडिकल यूनिवर्सिटी में यू फील लाइक कि अच्छा आपका किस मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। इंशाल्लाह किंग एडवर्ड में हो जाएगा। इंशाल्लाह किंग एडवर्ड में हो जाएगा। तो अब तो एक मसला होगा ना अब्दुल बारी, अब आप मामा के पास से दूर आ जाओगे यहाँ लाहौर में। अब तो मम्मा कहती हैं अब तो तुम्हें अब तुम में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गई होगी। ठीक है, हम लेकिन फिर दूरी भी ये तो भी एक आएगी, फिर घर से दूरी भी होगी, उसके बारे में क्या ख्याल है। तो तुम्हें घर से दूर भी तो हो जाओगे ना एकदम से। इसमें हम घर से दूर, ये तो एक मुश्किल है काम, लेकिन फिर ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है। सही है, ठीक घर है, से इसका दूर मतलब है कि वैसे बैग की पैकिंग, इसका मतलब है बैग की पैकिंग शुरू हो गई है। नहीं, अभी अभी तो नहीं हुई क्योंकि अभी काफी टाइम 3-4 महीने हैं। अभी मेरा ठीक है। कजन था वो गया है उसका मेरे ख्याल में डीवीएम में हुआ है, झंग में। तो वो एक हम्म। हफ्ते के अंदर ही पूरा बीमार हो गया, उसको काफी सारी मतलब डिजीज भी हो गई। वहाँ का पानी कुछ इस तरह का था। हाँ नहीं, टेक केयर घर ऑफ से योर दूर। सेल्फ, इसके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान से रहने, वाकई ऐसे होता है। सो मूविंग बैक टू आपकी जो पर्सनलाइज्ड जर्नी है उसके ऊपर हम लोग फिर से उस तरह से वापस आते हैं कि ठीक है ये वो वाले फैक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं बीच बीच में आपको वापस ना वो सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली चीज बार बार इंस्टिल करती रहूंगी कि सेंस ऑफ अचीवमेंट, क्योंकि अभी भी ऐसे होता होगा कि एकदम से उठ के ये वाली बात फील होती होगी कि एमडी कैट की प्रिपरेशन करें, एग्जाम होने वाला है। तो अभी भी डाउन ख्वाब आते हैं एमडी कैट पे। नहीं मैम अब तो नहीं आते। हम वो मोबाइल में भी ग्रुप्स अभी भी ज्वाइन किया हुआ है ना कि आगे थोड़ी सी कोई इन्फॉर्मेशन।
उसमें अब दोबारा से एमसीक्यूज आने शुरू हो गए हैं, वो देख के अब बकायदा गुस्सा आता है। अब ये क्या, अभी तो किए हैं, अभी दोबारा आ गए। अभी तो इस दोबारा एमसीक्यू। तरह का। ठीक है, सही है। अब इसका मतलब है कि तुम उस फेज में हो कि बस अब जान छोड़ दो, अब एमसीक्यूज नहीं देखने मैंने कुछ देर तक के। अच्छा, अपनी इस ना आपने अभी कुछ चीजों को पॉइंट आउट किया है, ये मैं थोड़ा सा इसलिए इन बातों को भी बीच में करने की कोशिश करी हूँ कि मुझे लगता है कि हम ना एमडी कैट की बात करते हुए या जब भी हम कभी किसी भी स्टूडेंट से भी बात करते हैं तो हम बहुत ज्यादा पढ़ाई फोकस्ड बातें करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी ये जो डिस्कशन, जो हमारा ये वाला इंटरव्यू है ना, इसमें हम बहुत रियलिस्टिक रखें बातों को। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये फैक्टर है कि अब्दुल बारी का एक छोटा भाई है जिसको उसने टाइम देना है, ये एक फैक्टर है और ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि आपकी मदर का बहुत बड़ा हाथ है कि आपको वो इस जर्नी में उन्होंने आपको सक्सेसफुल किया और आप अब इस टाइम पर एक जो एमबीबीएस की जर्नी है उसको परस्यू करने लगे हो इन द मेडिकल यूनिवर्सिटी विच इज अगेन अ ड्रीम ऑफ मेनी पीपल आउट देयर। ठीक, बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो इस यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखते हैं और आप उस यूनिवर्सिटी के लिए कुछ ड्यूरेशन के अंदर, अगर अभी बैग नहीं पैक करना शुरू किया तो कुछ दिनों में बैग पैक करना शुरू कर दोगे और उधर आके अपनी जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू करते। सो ये चीजें, ये सारा कुछ भी लाइफ का उसी तरह से एग्जैक्टली हिस्सा है जिस तरह से एमडी कैट एक पार्ट है, एमडी कैट एक लाइफ का पार्ट है। तो अगर आप अब्दुल बारी मेरे साथ ये चीज शेयर करो कि आपकी अच्छा, एमडी कैट के स्टूडेंट्स पता है क्या कहते हैं, वो जब 196 मार्क्स वाले बच्चे को देखते हैं ना, हमारा हमारे लिए ये चीज क्यों मैटर करती है कि हम बच्चों का इंटरव्यू लें और हम आप लोगों की इंटरव्यूज या आप लोगों से जो बातचीत है वो बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, ताकि स्टूडेंट्स ये चीज देख सकें कि अब्दुल बारी की भी दो आंखें हैं, अब्दुल बारी के भी दो कान है, अब्दुल बारी भी उन्हीं की तरह बोलता है, बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखता है, और वो किसी कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से वो इस काबिल हुआ कि उसके 196 मार्क्स आ गए। ठीक, फ्रेशर है, सब लोग कहते हैं फ्रेशर है तो इससे नहीं हो पाएगा, इम्प्रूवर होगा तो इम्प्रूवर के जाने के चांसेस ज्यादा हैं, और ये सब लोगों का मतलब है कि ये कैटेगोरिकली स्टूडेंट्स के ही व्यूज। अब अगर मैं आपसे ये वाली चीज के बारे में पूछूं या आप मुझे इसके बारे में बताना चाहो कि जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे तो देर आर स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं कि हमें टॉपर से ये वाली बात भी पूछ के बताएं कि जी वो खाता क्या था, वो पीता क्या था, और वो कितने बजे सुबह उठता था, कितने घंटे पढ़ता था। सो चलो इसमें से अब एग्जैक्टली वो दे एक्चुअली वांट टू नो कि तुमने ऐसा क्या डिफरेंट किया जो बाकी बच्चों ने नहीं किया, जिसकी वजह से यू वर एबल टू गेट 196। क्योंकि ऐसा कुछ होगा जो आपने किया है, ऐसा कुछ होगा जो आपकी डेडिकेशन होगी, आपका पैशन होगा, आपका अपने स्केड्यूल को नो मैटर व्हाट एक दिन फॉलो नहीं हुआ अगले दिन फॉलो करने की जस्ट होगी, आप स्कोर प्रिडिक्टर को देख रहे होगे, हो सकता है कि आप जो प्रैक्टिस बुक पे एमसीक्यू सॉल्व करते हो आपने वो ज्यादा किया, कुछ तो इस तरह का है जो आपने डिफरेंट किया है बाकी उन स्टूडेंट से जिनके 196 तक मार्क्स नहीं गए हैं। ठीक है, सो शेयर मी अबाउट दोज थिंग्स जो आपको इस तरह लगता है आपकी जर्नी में आपने बेहतर की हैं बाकी स्टूडेंट्स से, और बाकी स्टूडेंट्स को भी उनको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो डेली लेक्चर्स होते थे उनको मैं नोट करता था। नोट करके फिर जब अपनी प्रेपरेशन शुरू करता था तो सबसे पहले प्रेप बुक से रीड कर लिया। उसके बाद नोट्स जो बनाते हैं वो रीड कर लिए। उसके बाद प्रैक्टिस बुक से जो एमसीक्यूज हैं वो। उसके बाद जो नियर पेयर के ऐप थे वहाँ से एमसीक्यूज सॉल्व करता था। फिर जो गलतियाँ होती थी उनको लाजमी देखता था, हम्म। क्योंकि जो गलतियाँ होती है ना इनसे ये असल में इनसे ही पता लगता है कि इंसान की कितनी तैयारी है। हम्म। तो गलतियों को मैं काफ़ी इम्पोर्टेंस देता था और उनको मैं बार बार देखता था कि कहाँ कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, कौन सा क्वेश्चन है ये क्यों गलत हो रहा है। हम्म। एक ये चीज। दूसरी, ऐसे मतलब कोई खास खाने पीने का तो ये नहीं होता कि जो जिस बच्चे के ज्यादा मार्क्स आने वो कुछ और चीज खाता है या नहीं। हम्म। ये मेरे से वैसे प्रेपरेशन के दौरान तो किसी ने नहीं पूछा, लेकिन अभी एमडी कैट के रिजल्ट के बाद जो इधर दोस्त मिलते हैं वो पूछते हैं कि भाई तू क्या खाता था, तू क्या पीता था, तो तब बड़ा अजीब लगता है कि ये कैसा सवाल है। मैं भी वही बिल्कुल खाता हूँ, ऐसे वही ही है। पीता हूँ जो तुम खाते हो। ऐसे ही है, इसीलिए मैंने आपको ये कहा है कि बच्चे आपके इर्द गिर्द आपको मिलेंगे जो ये जानना चाहेंगे कि भाई हमें बताओ तुम एग्जैक्टली खाते क्या थे। ठीक, वो रूटीन की निस्बत, हालांकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जर्नी के अंदर जो मैंने आपकी पूरी बात सुनी है मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट जिसने आपके लिए रोल प्ले किया है ना, वो आपका गलत हुए हुए एमसीक्यू को वापस जाकर इस बात के इस एंगल से देखना है कि ये एमसीक्यू मेरा क्यों गलत हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि वीकनेसेस को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना। जो बच्चों की हिस्ट्री बन रही होती है वो एमसीक्यूज ऐप में सॉल्व कर रहे होते हैं, उनकी हिस्ट्री बनती है पूरी, उनके पास एक एक एमसीक्यू एमसीक्यू का रिकॉर्ड होता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मतलब एमसीक्यू मेरा जो जो मैं डायग्नोस्टिक से। प्रैक्टिस बुक्स भी थी मेरे पास, टिप्स की भी थी, वो और भी हम्म। एकेडमिक की। तो जब मेरा कोई एमसीक्यू गलत होता था तो मैं उसको बाकायदा मार्क कर लेता था हाईलाइटर से या किसी भी चीज़ से।
ताकि मैं हम्म जब दोबारा देखूं तो मैं सिर्फ इसी एमसीक्यूज को देखूं, मैं बाकी सारे ना देखूं। तो हम्म। इस तरह मतलब काफी हेल्प। ऑन एवरेज आपने कितने एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए होंगे? ऑन एवरेज, अब एक एक एमसीक्यू जाहिर है हिसाब नहीं रखा हुआ, लेकिन ऑन एवरेज कितने एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए? 30-40 थाउजेंड ऑलमोस्ट। 30-40,000? कितनी प्रैक्टिस बुक्स थी भैया आपके पास? हम नियर पेयर की भी की थी, इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट आ जाते थे हम्म व्हाट्सएप पे। काफी एकेडमीज के वो लिंक था, वहां से मैं वो फोटोकॉपी करवा के वो भी सॉल्व कम्युनिटी कर। ग्रुप्स थे, इस तरह की चीजें होंगी, कम्युनिटी के जो लिंक्स होते हैं, इस तरह की चीजें भी, वो भी आपने ज्वाइन किए हुए? और बुक तो मैंने बस ये नियर पेयर और इसकी सॉल्व की थी। एक मेरे ख्याल में पास पेपर्स की भी बुक थी, वो भी मैंने सॉल्व। हम्म ठीक है। इसका मतलब है कि इस प्रैक्टिस बुक में फिर यहाँ पर तस्वीर लगा देनी चाहिए अगले सेशन में, फिर इधर आपकी तस्वीर होनी चाहिए। वो मैं जब प्रैक्टिस बुक नियर पेयर की देखता था तो मैं यही सोचता था मैंने 195 या 194 लेने हैं, आप ताकि बिल्कुल मेरी। ये देखो ना, 194 थे तो अब यहाँ 196, इसका मतलब है कि अब यहाँ पर अब्दुल बारी की तस्वीर होगी। पता है इसके पीछे थॉट प्रोसेस भी यही था अब्दुल बारी। इस तस्वीर में इस जगह को, पहली जगह को खाली छोड़ने के पीछे एक जो थॉट प्रोसेस था वो भी एग्जैक्टली यही था। अब तो आपको इस बात का यकीन हो गया कि अच्छा ठीक है, प्रैक्टिस बुक के पीछे में ही तस्वीर लग सकती है। ठीक है, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। फिर इस पे तस्वीर भी लगाओ और पिकेडली में चाय पीने की तैयारी भी करो। पिकेडली के बारे में कुछ दिनों पहले मैंने ग्रुप वो में मेरे। सोचा था कि मैं जरूर आप लोगों से मिलने आऊंगा। मेरा मतलब पर्सनल एक था कि मैं जरूर मिलने आऊँ, लेकिन बस मौका ही नहीं मिला। लेकिन मैं इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और क्यों नहीं, मतलब अभी मुलाकात के लिए सिर्फ आज का एक दिन नहीं होता। हम बहुत सारी मुलाकातें करेंगे, और लाहौर की जितनी भी हमारे इवेंट्स होंगे हम उसमें भी मुलाकात करेंगे। और एक और चीज पता है क्या है, जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी है ना, उसमें एक बात जो बहुत अच्छी है, वो क्या चीज है कि जितने स्टूडेंट्स पहले पढ़ के जा भी चुके हैं वो अभी तक कनेक्टेड है। ठीक है। और वो स्टूडेंट्स इस तरह से कनेक्टेड है कि अब इस वक्त उनमें से कुछ स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में, कुछ फोर्थ ईयर में, कुछ फाइनल ईयर में, कुछ लोग डॉक्टर्स बिल्कुल बन चुके हैं, हाउस जॉब कर रहे हैं, और अब वो स्टूडेंट्स भी अभी तक कनेक्टेड है। सो ये एक बहुत हेल्दी एक जो है ना वो चीज होती है कि आप अपनी कम्युनिटी के साथ ना कनेक्टेड रहो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कम्युनिटी मैटर्स अ लॉट। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। पिकैडली की जो वो चाय है उसको भी आप एंजॉय करेंगे। पिकैडली रेनोवेट हो चुकी है, ठीक है, उसके नए रूप भी आप देखेंगे, उसको भी आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। मकबूल अहमद ब्लॉक को भी एंजॉय करेंगे आप जब आप केई में पहुंच जाएंगे तब। तो कुछ लोगों से मेरी ग्रुप में बात हो रही थी, जब मैंने उनको पिकैडली के बारे में बोला तो देवर सेइंग कि पिकैडली है क्या चीज, कुछ बच्चों ने पूछा। तो फिर आपकी तरह के वो बीच में बच्चे थे जिन्होंने केई के नक्शे को याद किया हुआ है, फिर उन्होंने कहा भाई ये कैंटीन का नाम है। ठीक है, सो आई एम ऑल्सो सेइंग इट कि कुछ लोग हमें देख रहे होंगे जिनको नहीं पता होगा। सो पिकैडली इज द नेम ऑफ केईस कैंटीन, और वहाँ की चाय के बारे में बात हो रही है। सो द ड्रीम कम ट्रू मूवमेंट, जब आप एक मेहनत कर रहे होते हो, और मेहनत करते 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 आप फिर एक उस दिन तक पहुंचते हो जिस दिन आपका एमडी कैट का एग्जाम होता है। मुझे इस तरह पर्सनली लगता है, ये मैं अपनी ओपिनियन आपके सामने रखी हूँ, कि एमडी कैट की जर्नी एक तरफ और एमडी कैट का दिन एक तरफ। मतलब वो जो दिन होता है ना, आप उसके लिए जितनी मर्जी प्रिपरेशन और हर चीज करके बैठे होते हो, जब आप एग्जैक्टली एमडी कैट डे पर बैठे होते हो ना, तो उस दिन आपकी फीलिंग्स, उस दिन काफी कुछ इस तरह का हो रहा होता है जो यादगार होता है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मतलब 22 सितंबर इज गोइंग टू बी अ मेमोरेबल डे फॉर यू। आपकी जिंदगी में ये ऐसा दिन होगा जो आपको भी काफी अरसे तक भूलने वाला नहीं है। तो आप अगर मुझे इस चीज के बारे में बताओ कि जो एमडी कैट का दिन था, उस स्पेसिफिक डे आपका एमडी कैट के पेपर के लिए जाने से पहले के टाइम से लेकर, मतलब हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट, फिर उसके बाद आप पेपर देने के लिए गए, फिर उसके बाद आपने पेपर अटेम्प्ट किया एंड देन यू रिटर्न बैक, तो उस एक्सपीरियंस को जरा शेयर करो, एमडी कैट के पेपर वाले दिन का एक्सपीरियंस, 22 सितंबर का एक्सपीरियंस। हम एमडी गेट से कुछ दिन पहले ही लाहौर के लिए, मैंने लाहौर में सेंटर था मेरा, तो लाहौर हम पहले ही चले गए। ठीक है। तो वहाँ पे उस दिन हम उधर एक रेंट पे लिया था कुछ दिनों के लिए, तो वहाँ पे थे। उधर हम रात को हम सोए, रात को वहाँ पे सामने हमारे ना सामने मिला था, तो सोचा तो था कि चले जाएं, लेकिन वो लेट काफ़ी था, तो हम तकरीबन 1 बजे हम सो गए। सोचा था 12 बजे सोएंगे, लेकिन बस वो कज़न और मैं मामू थे साथ, तो हम 1 बजे सो गए थे। सुबह सुबह हम 5 बजे उठे, फजर की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के कुछ पैकिंग भी करनी थी, तो वो पैकिंग कर ली, तैयार हो गए। उसके बाद नाश्ता नाश्ता किया। नाश्ता करके सेंटर हम दोनों का डिफरेंट था, तो पहले मुझे छोड़ा, फिर उसको छोड़ दिया। जब हम उधर एग्जामिनेशन सेंटर के सामने पहुंचे तो वहाँ पे इतना
रश था बच्चों का। हम्म। हम्म। बहुत सारे बच्चे थे, समझ नहीं आ रहे थे कि इतने बच्चे इतने कम टाइम में कैसे एंटर होंगे। तकरीबन 8, सवा 8 का टाइम था, 9 बजे गेट बंद हो जाना था। तो इतने बच्चे थे, समझ नहीं आ रहे थे कैसे इतने कम टाइम में अंदर जाएंगे। तो जल्दी से आगे हो गए, मैं लाइन में मैं एंटर हुआ। लाइन में लग के, इतनी लंबी लाइन थी, लाइन से एंटर हो गए, गेट गेट में एंटर हुए। फिर उसके बाद आगे दोबारा 3 लाइन बनी हुई थी, वहां जाके चेकिंग हुई सारी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके फिर उन्होंने आगे भेजा। आगे जाके उन्होंने फिर आगे यूनिवर्सिटी जो थी उसके अंदर एंटर हुए। एंटर होके उन्होंने कहा कि आपका रोल नंबर फर्स्ट फ्लोर पे है। तो मैं ऊपर गया, क्लास में एंटर होने लगा तो सर बाहर ही बैठे थे जो इन्विजिलेटर थे। वो कहते इधर आओ। किधर जा रहे हो? मैंने कहा सर क्लास में। कहते इधर आओ, मेरे से बात करके जाओ। वो सर थोड़े मजाइया से थे, तो उनसे थोड़ी देर बात करते रहे, फिर जाके अंदर क्लास में बैठ गए। मेरे से पहले 3-4 बच्चे आए हुए थे, हम बैठे रहे। थोड़ी देर बाद तकरीबन ये गेट पे, हम सवा सवा 8 में गेट पे पहुंचा था, तो तकरीबन पौने पौने 9 में क्लास में था। हम्म। इतना ये था टाइम, इतना टाइम लगा था दरमियान में कि मैं पौने 8 क्लास में था। ठीक है। क्लास में पहुंचा तो घड़ी घड़ी नहीं थी। मैंने सोचा कि होगा वहां पे कोई क्लॉक लगा हम्म। होगा, लेकिन वहां पे क्लॉक भी नहीं लगा हुआ था। तो हम्म। हमने सर से कहा कि सर क्लॉक का कोई अरेंज करवा दें। सर कहते चलो मैं बात करता हूँ, लेकिन अरेंज नहीं हुआ। फिर सर कहते चलो मैं आपको खुद टाइम बताता रहा हूँ। तो घड़ी भी नहीं थी, तो अब सोचा कि टाइम का थोड़ा सा इशू बन सकता है। तो क्योंकि पहले नम्स का दिया था, तो नम्स में भी टाइम बहुत मुश्किल से एग्जैक्ट टाइम पे ही पूरा हुआ था। तो इसलिए थोड़ा सा डर था टाइम का भी। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने सारी इंस्ट्रक्शन दी, फिर शीट दी, उस पर सारे फिल किया। फिर जब उन्होंने पेपर दिया तो मैं एमसीक्यू जब मैं मार्क करता और जब मैं हाथ उठा के जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा होता तो मेरा हाथ में कांपने लग जाता था। हम्म। हालांकि बड़ा हम्म। समझाया था, मम्मा ने भी, सारों ने समझाया था कि ना, मतलब कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस रखना है और हम्म। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। लेकिन पता नहीं, फिर भी बड़ा डर सा लग रहा था शुरू में। फिर मैं हम्म। सॉल्व करता गया, शुरू से बायो के शुरू किए थे। जैसे जैसे सॉल्व करता गया, तकरीबन 30-40 एमसीक्यू सॉल्व है, तो मैं ना नॉर्मलाइज ऐसे ऐसा पता लग गया कि थोड़ा आसान है, तो नॉर्मलाइज होने लग गया। जैसे ही बायो के खत्म हुए तो मैं ऑलमोस्ट फुली नॉर्मल हो गया था। फिर उसके बाद मैंने हम्म। केमिस्ट्री के किए, फिर फिजिक्स, फिर इंग्लिश। इंग्लिश का थोड़ा सा मुझे था तो कंफ्यूजन, तो मैंने इंग्लिश के थोड़े से कुछ एमसीक्यूज छोड़ दिए थे। उसके बाद हम्म। लॉजिकल लॉजिकल में एक मुझे कोर्स ऑफ एक्शन का थोड़ा सा मसला लगता था। वो शुक्र है वो आया ही नहीं उसका क्वेश्चन। हम्म। तो जब मैंने तकरीबन जब सर ने बताया ना कि हाफ टाइम हो गया, उस वक्त मेरे ख्याल में 150 एमसीक्यूज हो गए थे मेरे। तो जबरदस्त। उसको ठीक है। देख के मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अभी काफ़ी टाइम है। हम्म। तो मैंने हम्म। आगे फिर आराम आराम से करने शुरू कर दिए, और मेरे ख्याल में पौना घंटा था जब मेरे सिर्फ लेफ्ट ओवर ऑलमोस्ट 20 एमसीक्यूज रह गए थे। जबरदस्त जबरदस्त। तो ठीक वो है। मैंने फिर आहिस्ता, साथ एक बच्चा बैठा था वो भी पढ़ने वाला था, तो वो सर थोड़े इधर उधर होते तो मैं उससे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता, तो वो फिर जो बेहतर लगता था वो लगा देता था। शाबाश है। ये भी करते ठीक है। करते 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 एक आखिरी एमसीक्यूज रह गया था, इंग्लिश का था मेरे ख्याल। बस वो हम्म। उस पर तकरीबन मैंने 15 मिनट थे, तो वो आखिरी एमसीक्यूज था। उसकी समझ हम्म। नहीं आ रही थी, पंक्चुएशन का था, एक में कॉमा लगा हुआ था, ऑक्सफोर्ड कॉमा, और एक में लगा ही नहीं हुआ था। तो समझ हम्म। नहीं आ रही थी अब कौन सा लगाऊं। बड़ी देर सोचा, फिर क्योंकि सर ने यही बताया था कि दोनों लगा लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, मर्जी है। लेकिन वो समझ ही नहीं आ रही थी। हम्म। तो वो मैं तकरीबन 15 मिनट लेके बैठा रहा, फिर मैं बाहर देखता रहा। मैंने कहा शायद कि बाहर से कोई इशारा मिल जाए। क्या बात है। काफी देर मैं अच्छा, सोचता बाहर रहा। से भी इशारे मिल सकते हैं। ठीक है। हम वो खिड़की थी ना, तो खिड़की थी, मैंने हाँ। कहा शायद कोई कुदरत का इशारा मिल जाए। अच्छा, ये भी ठीक है। कुदरत का इशारा मिल जाए कि एमसीक्यू में जो वो ऑप्शन है अल्फा उसमें भी, कॉमा लगेगा या नहीं। वेरी गुड। अल्फा बीटा में कंफ्यूजन थी। पहले मैंने सोचा कि मैं ना अल्फा हाँ। लगाऊं, तो मैं बाहर देखने लग गया, तो कुछ खास नहीं। फिर मैंने कहा चलो बीटा लगा देता हूँ, फिर भी कुछ खास नहीं। फिर मैं थोड़ी देर दोबारा बैठा रहा, फिर दोबारा मैंने बाहर देखा, मैंने कहा बस अल्फा लगा दूं। वो अचानक हवा तेज से चली, वो दरख्त दरख्त था, उसकी शाखें जोर से हिली, तो मैंने बस जल्दी से ना अल्फा लगा दी। तो मैंने जिस अच्छा। लम्हे अल्फा लगाया ना,
मैं कहता हूँ उसी लम्हे सर ने मेरे से वो ना बबल शीट खींच ली, और मुझे हम्म। पता भी नहीं था कि सर ना आ रहे हैं बबल शीट ठीक लेने। है। मैं फ्रंट पे ही बैठा हुआ था, तो वो हम्म। बस अल्लाह का शुक्र है वो एमसीक्यू भी सही हो गया। वो ठीक हो गया, अल्फा ऑप्शन ही थी। मैं इस इसमें मैं बहुत इन्वेस्टेड थी कि मुझे ये पता चल जाए वो जो आवाज चली थी अल्फा ऑप्शन यस ही मैम। थी या नहीं थी। तो मुझे मुझे पूरे पेपर में सिर्फ उस एमसीक्यू की खुशी थी कि मेरा वो एमसीक्यू सही हो गया। अच्छा, गैस वर्क में सबसे ज्यादा खुशी वाकई इस चीज की होती है कि आप गैस करो और वो ठीक हो जाए। लेकिन आपने यहाँ पर ना एक बहुत सिग्निफिकेंट बात की है, पता है क्या? ये 100% गैस गैस गेम नहीं चल रही थी। मतलब हर ऑप्शन के ऊपर 25-25% वाला गैस नहीं चल रहा था। आप ऑलरेडी स्क्रूटनी करके दो ऑप्शंस के ऊपर आ चुके थे। यस मतलब मैम। दो। आपको ये पता था चार्ली डेल्टा तो किसी सूरत नहीं है, अल्फा बीटा ही है, इन्हीं दो में से कोई एक ऑप्शन है। तो ये जो गेस वर्क है ना, इसके बारे में भी बच्चों को ये बात नहीं पता होती कि प्रॉपर गेस वर्क क्या होता है। वो गेस वर्क समझते हैं चार में से वही वाली चीज के फिर हवा कितनी दफा चलेगी फिर हम ऑप्शन मार्क करें। लेकिन असल चीज ये होती है कि पहले कम से कम आप ये तो जॉट डाउन कर सको कि एलिमिनेशन तो आए कि अच्छा चार्ली और डेल्टा किसी सूरत नहीं है, अल्फा और बीटा में से अगर कोई ऑप्शन है तो फिर अब आप सोचने के लिए बैठो कि मुझे अल्फा मार्क करना चाहिए या बीटा मार्क करना चाहिए। फिर आपका 50-50 चांस होता है कि अच्छा अब या तो आपका आपकी ऑप्शन ठीक हो जाएगी मार्क या आपकी ऑप्शन गलत हो जाएगी मार्क। अगर आप बहुत बड़ा स्टेक लगाते हो ना कि 25% वाले पे आप गेस वर्क करते हो, फिर उसमें चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि आपका वो एमसीक्यू ठीक हो जाए। सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक बहुत जबरदस्त स्टोरी है। फिर जब आप ये हवाएं चलने और पेपर के बाद फिर व्हेन यू मूव्ड आउट फिर क्या हुआ? हम बस पेपर ले लिया उन्होंने। उसके बाद जब बाहर आए तो दोस्त मिल गया। कहता हम्म। सुना कैसा हुआ। मैंने कहा भाई बस तेरा जैसा हुआ मेरा जैसा हुआ, बस वो बाद में पता करेंगे, तू अपने घर जा मैं अपने घर जा। सही वो है, मैंने अभी पहले किसी ही से दोस्त बात से कह दिया था, मैंने कहा मेरे से नहीं पूछना, मेरा जैसा मर्जी हो गया, बस समझो ठीक अच्छा हो है, गया। अभी नहीं कोई बात। ठीक है। तो बस मैं जल्दी से अपने वो रूम की तरफ जा रहा था, वो रास्ते में मुझे फिर दोबारा मिल गया। मैंने कहा भाई हम्म। मैंने नहीं बताना। वो फिर अपने घर चला गया। फिर हम बस वापस आ गए, पैकिंग शैकिंग करके हम फिर वापस घर की तरफ निकले। हम्म। घर आके फिर हमने की चेक की थी, तो की में 195 की के मुताबिक मेरे बन रही थी। लेकिन हम्म। जब फिर ऑफिशियल रिजल्ट आया तो 190। तो मुझे उस स्पेसिफिक ना मोमेंट के बारे में बताओ जब आप के सामने की होती है और आपके हाथ में अपनी मैम बबल शीट होती है की थी, मेरा कजन भी बैठा था, वो भी चेक कर रहा था, मैं भी चेक कर रहा था। तो और खुद उसका कर रहे वो। थे चेक। आप अपनी बबल यस शीट अपने मैम। सामने रख के खुद चेक कर रहे थे? यस मैम, मैं खुद चेक। या वो तुम लोगों ने कजन ने बता। स्वाप कर ली थी कि तुम मेरा चेक कर दो मैं तुम्हारे चेक कर देता नहीं हूँ? नहीं, वो कजन अपनी चेक कर रहा था। उसने बताया था कि वो ना पैनिक कर गया था, तो उसके ना 3-4 बबल गलत फिल हो गए। वो पहले ही बता रहा था हम्म। कि ना मेरा थोड़ा सा कहता तबीयत भी खराब थी, बुखार था, तो हम्म। कहता मेरा ना 3-4 बबल गलत फिल हो गए। तो वो हम्म। चेक कर रहा था। वो था भी बेटर, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन थी कि इसके ज्यादा ना आ जाए मेरे से, तो ओह इस थोड़ी इस अच्छा, तरह की ये टेंशन। टेंशन। ठीक है, तो ये वो टेंशन इससे ज्यादा ना आ जाए उसके मेरे बाद से। उसके पास आ गई थी कि उसने फिर मुझे सेंड की। हम्म। वो पहले ही चेक कर रहा था, तो मैंने भी फिर चेक करनी शुरू की। फर्स्ट लाइन मेरे ख्याल फर्स्ट 50 एमसीक्यूज में से मेरा एक गलत था। उसके बाद हम्म। सेकंड लाइन में आया तो उधर मेरे ख्याल दो गलत हो गए। थर्ड लाइन में हम्म। कोई भी नहीं था। और जो लास्ट लाइन थी उसमें एक गलत था। टोटल मेरे ख्याल 5 गलत थे इस तरह। हम्म। बायो बायो के 3 थे, एक केमिस्ट्री का था और एक इंग्लिश का। बायो के तीन तो एमसीक्यूज गलत थे? बायो के कौन से तीन गलत हो गए थे? वो लेकिन चलो खैर, एनी हाउ कुछ नहीं होता। ऑल एक इज वेल दैट एंड्स वेल, कोई बात नहीं। मैम वो जब आंसर की मैच कर रहा था, तो हर हर एमसीक्यू पे शुरू में तो इतना नहीं, लेकिन जब मैं 100 क्रॉस कर गया उसके बाद ऐसे हर हर एमसीक्यू पे ना दिल ना बड़ी जोर जोर से धड़कता था कि ये ना गलत हो जाए, ये ना गलत हो जाए। हम्म। बस इस तरह की फीलिंग थी। लेकिन जब वो चेक कर ली तो उस वक्त बड़ी अच्छी फीलिंग आई। फिर मम्मा को 195 भी बताया। अगर आपकी आपके बने थे ना, और 195 भी आप अपनी की पे चेक करे थे, आई एम श्योर अबाउट इट कि उसके बाद एक दफा तो उठ के तुमने सही वाली ना, मतलब शुक्र भी अदा किया होगा, लेकिन एक दफा तुमने एक यस। सांस भरी होगी सुकून की कि यार 195 इज अ बिग गेम। बहुत यस मैम, जबरदस्त मैंने किस्म जब के 195 है। बाबा को बताया था, बाबा बाबा बड़े खुश थे। बाबा ने वैसे हम्म। कभी मेरी स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन बाबा बड़े खुश थे कि कहते कि मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारे 194 195 में आ जाएगी। माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत बहुत जबरदस्त किस्म की ये जो है ना, ये सारी की सारी जर्नी ना, मैं इसलिए स्पेशली मैंने आपसे पूछी है कि एमडी कैट की जर्नी और वो वाली सारी कहानी एक तरफ, लेकिन ये जो एक पूरा दिन होता है ना, इस दिन का आपको एक एक लम्हा याद रहता है। आपने कहाँ से अपने दिन को शुरू किया था, उस लम्हे से लेकर फिर उसके बाद आपका दिन कैसे एंड हुआ था, क्योंकि इस पूरे दिन में हर घंटे आपके साथ बिल्कुल डिफरेंट वाकयात हो रहे हैं।
बिल्कुल डिफरेंट। और आप जब शाम को बैठ के अपनी की चेक करो तो उस टाइम पर आप बिल्कुल एक अलग इंसान होते हो। और मैं ये चीज बड़े बहुत दफा काफी स्टूडेंट के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कह चुकी हूँ कि आप एमडी कैट से पहले और एमडी कैट की जर्नी के बाद एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान होते हो। आप यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन। आप वेदर यू एस इट और यू डोंट, मतलब आपके जिस तरह आप माशाल्लाह 196 मार्क्स हैं, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए या आपके मार्क्स बहुत अच्छे ना आए, दोनों सूरतों में यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन। आप एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस से गुजर के बाहर आते हो और फिर जाहिर सी बात है कि वो आपको इन्फ्लुएंस करता है। सो टेल मी अबाउट इट कि ये तो हम लोगों ने बहुत सारी प्रोडक्टिव बातें की जिसमें बच्चों के लिए सीखने के लिए मेरे ख्याल से इतना कुछ है ना कि आपकी एक एक स्टेटमेंट्स उनको सीखना चाहिए, फ्रॉम द पॉजिटिव्स ऑफ इट और फ्रॉम द नेगेटिव्स ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह यू स्टार्टेड विद के देयर वाज नो क्लॉक, घड़ी नहीं थी, ठीक। बस। इसी तरह स्टूडेंट्स वापस आए और उन्होंने आके बात बताई है कि इन्वायरमेंट इस किस्म का था। अब आपका लाहौर के सेंटर के अंदर एग्जामिनेशन हुआ तो ऑफ कोर्स आपका इन्वायरमेंट बहुत कंफर्टेबल होगा, इतना ज्यादा रश वाला नहीं होगा, ठीक है, रश के हिसाब से मैं कह रही हूँ। एक ये भी मुझे लेकिन बेनिफिट हुआ कि जो हमारे इन्विजिलेटर थे वो थोड़े से मजाहिया किस्म के थे। मेरा कजन हम्म, बता रहा था, कहते हमारे तो इतने सख्त थे कि हमें सिर्फ हाँ, गर्दन भी नहीं हिलाने दे रहे थे। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे ये वाला चीजें इम्पैक्ट इन्विजिलेटर। भी कर रही होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर ये चीज ना कि जिस तरह आपके पास घड़ी नहीं थी, ये एक चैलेंज था, लेकिन आपने उसको किस तरह से लिया है कि आपने फिर अपनी स्पीड तेज रखी बनस्पत इसके कि आप उसमें उस वक्त पैनिक मोड में जाते। आपने क्या किया, आपने क्या कि अच्छा मैं अपने पेपर को जल्द से जल्द अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, जितनी जल्दी मैं कर सकूं बिफोर द इन्विजिलेटर टेल्स अस कि टाइम कम रह गया या टाइम आधा गुजर गया या व्हाटएवर। और फिर आपने, क्योंकि 20 एमसीक्यू सिर्फ रह गए थे और आधे टाइम का ऐलान हुआ जो इन्विजिलेटर थे उनकी साइड से, इसने आपको एक और कॉन्फिडेंस बूस्टर दे दिया कि अच्छा यार अब गेम आसान है, अब कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, 20 तो एमसीक्यूज मेरे रहते हैं और अभी आधा टाइम पड़ा हुआ है तो मैं ये 20 भी कर लूंगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कहने में, लेकिन असल में यही गेम मेकर और गेम ब्रेकर है। तो किसी भी बच्चे के लिए यही पॉइंट होता है कि जब या तो वो इसमें से आर पार या आर हो जाता है या पार गुजर जाता है, ठीक है, किसी ना किसी सिचुएशन में चला जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट अब्दुल बारी। अब आप अगर मुझे ये चीज बताओ कि यू सेड इट कि यू वर यूजिंग नेटप्रेस ऐप, इसलिए मैं आपसे ये वाली बात पूछूं, यकीनन आपके आपने जिस जिस फोरम को यूज किया और आपने जिस जिस प्रैक्टिस बुक को यूज किया है, आपके एफएससी के टीचर्स, उनका भी बहुत जबरदस्त किस्म का रोल रहा होगा आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी खासतौर पर अपने एमडी कैट की जर्नी को एस करने में। लेकिन मुझे सिग्निफिकेंटली इस चीज को पूछना है और वो अपने इंटरेस्ट के लिए कम्प्लीटली पूछना है कि स्कोर प्रिडिक्टर ने आपको किस तरीके से बेनिफिट किया। एंड यू कैन बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि आई नीड अ स्पेसिफिक आंसर फ्रॉम यू कि नहीं जी ये चीज जो है ना वो कैसे कहते हैं, मुझे मुझे आपसे जवाब में चाहिए। यू कैन बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद मी कि स्कोर प्रिडिक्टर ने आपको कोई बेनिफिट दिया या आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया, और अगर नहीं, उसने आपको शुरू कोई में बेनिफिट दिया या नहीं दिया तो वो अगर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो मुझे, या ये कम्प्लीटली मेरे लिए क्वेश्चन। शुरू में मुझे नहीं पता था कि स्कोर प्रिडिक्टर किस तरह का काम करता है। पता था कि स्कोर प्रिडिक्टर है, ये हेल्पफुल है, लेकिन हम्म, ये नहीं पता था कि किस तरह है। तो शुरू में मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करता जाता था, लेकिन कोई समझ नहीं आती थी कि स्कोर प्रिडिक्टर, क्योंकि मेरे ख्याल में शायद वो इनिशियल जो एक टेस्ट लेते हैं उसमें मैं हम्म, 180 पे था। तो जैसे हम्म, जैसे मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करता वो गलत होते तो वो 160 के करीब आ गया था। ठीक तो है। फिर मैंने कहा अच्छा ये तो डाउन हो रहा है। फिर मैंने हम्म, तकरीबन आखिरी 2 महीने में दोबारा मैंने उस पर काम किया, मैंने कहा इसको मैंने इम्प्रूव करना है। तो हम्म, तब वीडियोस भी काफ़ी नियर पेयर की देखी थी कि जितना इधर स्कोर प्रिडिक्टर पे होता है उतना एमडी गाइड में, तो उससे एक अलग कॉन्फिडेंस आता था कि भाई इसको इम्प्रूव करना है। हम्म, तो उसको मैंने फिर इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो 178 तक मैं ले आया था। उसके बाद फिर बहुत मुश्किल हो जाता कि एक एमसीक्यू भी गलत होता था, दो दो तीन पॉइंट्स गिर जाता था, लेकिन सही करते जाओ तो बड़ा मुश्किल, बड़ी आराम आराम से ऊपर जाता था। हम्म, तो फिर उस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ी, आहिस्ता आहिस्ता करते करते 184 तक पहुंच गया। उसके बाद मैंने हम्म, कोशिश की थी, 185 पे गया था, लेकिन 185 से फिर 184, इससे आगे फिर क्योंकि फेडरल के कुछ एमसीक्यूज होते थे, तो फेडरल हम्म, इतनी थोड़ी सी हर बार रिवाइज नहीं करता था, तो थोड़े से वो गलत हो जाते थे। कभी हम्म। पीटीवी का भी गलत हो जाता, तो वो इस तरह बस 184 पे ही रहा। हाँ, ठीक है, सही है। अच्छा, अगर आप मुझे इस चीज के बारे में बताओ कि जब आपने क्वेश्चन पेपर को देखा और आप ऑफ कोर्स आप एक एग्जामिनेशन की बिल्कुल सेटिंग से ऑपोजिट सेटिंग में, अब आप कंफर्टेबल सेटिंग में बैठे हो, अगर आप याद करो अपने इसको क्वेश्चन पेपर को और आप मुझे उसके बारे में बताओ तो कितने क्वेश्चंस यू थिंक
एज अ स्टूडेंट कंप्लीटली आप सिर्फ अपना ओपिनियन बताओ मुझे इसके बारे में कि आपको वो लगता है कि वो पीटीबी में से नहीं थे, क्योंकि स्टूडेंट इस बारे में बहुत ज्यादा वो कहते हैं कि जी जो पेपर था यूएचएस का उसमें देयर वर मेनी एमसीक्यूज जो फेडरल के थे और वो आउट ऑफ सिलेबस थे, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हम आउट ऑफ सिलेबस तो थे, लेकिन मैं इस पर ये नहीं कहूँगा कि कोई पीटीबी से नहीं था। हम्म। एमसीक्यू मेरे जहाँ तक मेरा ख्याल है साइंसेस का ही होता है मेन, तो वो तो सारे पीटीबी से ही थे। लेकिन ठीक बायो है। के जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, आउट ऑफ सिलेबस काफी थे। और मैम कुछ हम्म। तो ऐसे एमसीक्यू थे जो आउट ऑफ चैप्टर, मतलब वो चैप्टर ही इंक्लूड नहीं है जिस चैप्टर से एमसीक्यू आया हुआ। कुछ हम्म। ऐसे भी थे। तो फिर आपकी क्या ट्रिक थी, आपने फिर उन एमसीक्यूज को कैसे किया? मतलब जिस तरह मैम बाकी सबको नहीं पता था आपको भी नहीं पता था, तो फिर आपने कैसे किया? लेकिन मैम क्योंकि अभी रिसेंटली रिवाइज किया हुआ था, एक मेरा एमसीक्यू वही गलत हुआ है जो आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है। आई ठीक है। थिंक वो था फर्स्ट टाइम जिसने क्रोमोसोम को स्टडी किया या डीएनए को, वो वाला मेरा एमसीक्यू। और वो आपके पंजाब बोर्ड में से नहीं था? जैसे चैप्टर 20 से था, वो चैप्टर 20 फिर कभी आंख से नहीं गुजरा, अगर एक बार भी नजर से गुजर जाता तो फिर वो सही हो जाना था। हम्म। लेकिन अब्दुल काफी बारी, छह अगर महीने आप अगर अगर आप अभी दोबारा से तैयारी करो, मतलब अगर आप अभी दोबारा से एमडी कैट की प्रिपरेशन करने के लिए बैठो, तो आप किस तरह दोबारा प्रिपेयर करोगे और आप कौन सी वो गलतियां नहीं करोगे जो आपने अभी अपनी प्रिपरेशन में की हैं? आई मीन यू आर अक्रॉस द लाइन, माशाल्लाह, जबरदस्त, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर इट, आप लाइन के उस पार जा चुके हो, ठीक। लेकिन अगर आप दोबारा से बैठते हो अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप क्या स्टेप्स लोगे? मतलब 1 2 3 4 5 करके अगर आप कहो तो क्या किस तरह प्रिपरेशन शुरू करोगे? अब मैं सबसे पहला काम देख रहा हूँ कि जो प्रेपरेशन और रिवीजन को कम टाइम दूंगा और प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम दूँ। ठीक कि है। फर्स्ट टाइम मैंने प्रैक्टिस कम की है, मतलब उस लिहाज से। लेकिन जो प्रेपरेशन थी उसको ज़्यादा टाइम दिया था। तो अब मैं एक हम्म। तो ये करूँगा कि प्रेपरेशन को थोड़ा कम टाइम दूंगा और रिवीजन को ज़्यादा, प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम दूंगा। हम्म। ठीक है। और दूसरा ये कि मैं अपने जो वीक पॉइंट्स थे, जो मुश्किल चैप्टर्स जो मुझे मुश्किल लगते थे, उनको ज़्यादा फोकस करूँगा बजाय इसके जो मुझे हम्म। आसान और जो मुझे बहुत ही आसानी से, जिनको बंदा कहता है अगर ना भी इतना रिवाइज करे तो वो हो जाएंगे। तो हम्म। उनको मैं इतना नहीं फोकस करूंगा, लेकिन जो मुझे मुश्किल लगते थे उनको मैं खास जो तौर रेड कलर के चैप्टर्स हैं, जिन रेड कलर के चैप्टर्स को एंड तक छोड़ा होता है, वीक चैप्टर्स, जो आपके वीक चैप्टर्स पर। होते हैं और वो रेड कलर के चैप्टर्स होते हैं और उनको सबसे एंड तक के लिए छोड़ा होता है कि अच्छा इसको एंड पे प्रिपेयर करेंगे, अब यू आर सेइंग इट कि अब मैं वो पहले प्रिपेयर करूंगा। अब तक तो वैसे भी इतनी फिर गाइडलाइंस और इतना मटेरियल और इतना कुछ पता लग जाता है कि अब इस टाइम पे बंदा काफी अच्छी प्रिपरेशन कर सकता है दोबारा। अच्छा, अगर आउट ऑफ सिलेबस के बारे में कुछ बताओ, आउट ऑफ सिलेबस को अगर आप अब्दुल बारी अभी दोबारा तैयारी करे तो आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज को कैसे टैकल करेगा? हम आउट ऑफ सिलेबस का ये तरीका है कि मैं जब तैयार करता था तो जो बुक के जो सा चैप्टर है, अगर उसके कुछ टॉपिक्स नहीं है लेकिन वो जो हमारे टॉपिक हैं उससे थोड़े से भी रिलेट करते हैं, तो मैं उनको तैयार हम्म। कर लेता था, एक बार पढ़ ठीक है। जरूर लेता था। हम्म। तो इस तरह वो हो जाता है। लेकिन जो आउट ऑफ चैप्टर है वो फिर मैं नहीं पढ़े कभी, तो वो वो मेरा नहीं एक पढ़े एमसी। तो इसका मतलब है कि अब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको पता है कि वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का फॉर एग्जांपल टॉपिक है, तो यू वुड ट्राई कि अच्छा चलो क्रोमोसोम्स एंड डीएनए को भी देख लूं एक नजर, कोई इतना मसला नहीं है कि ये भी एक करीबी वो है, कैसे कहते हैं, चैप्टर है, तो ये एक आ दो सकते हैं दफा इसमें। लाजमी देख ले ताकि वो थोड़ा सा हम्म। जहन में बैठ जाए। अच्छा, आप कुछ ऐड करना चाहो कंक्लूडिंग जो है वो रिमार्क्स में, या आप कोई नसीहत करना चाहो अपनी तरह के मजीद अब्दुल बारीज को, या अपनी तरह के ही जो बच्चे एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको, यू वांट टू से एनीथिंग या यू वांट टू ऐड एनीथिंग, प्लीज डू दैट। ज्यादा तो मैम यही है कि मेहनत, जो मेहनत करता है उसके मार्क्स आते हैं, बगैर मेहनत के तो मार्क्स नहीं आते। दूसरा ये है हम्म। कि अल्लाह ताला पे पुख्ता यकीन होना चाहिए और अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला जरूर मदद करता है और उसकी मदद के बगैर, मेरा ये यकीन था कि मैं अल्लाह ताला की मदद के बगैर कुछ भी नहीं हासिल कर सकता। हम बिल्कुल। जब मेरा एफएससी का रिजल्ट आना था तो पोजीशन अनाउंस हुई थी, मेरा दोस्त था उसकी पोजीशन आई बोर्ड में, बॉयज में थर्ड थी, हम्म। 1147 मार्क्स से। बोर्ड में जो थर्ड पोजीशन थी बॉयज में, लेकिन मेरे नहीं आई, तो मैं बड़ा अपसेट था कि 1147 पे थर्ड। मुझे उम्मीद थी कि 1150 के करीब करीब आ जाएंगे मार्क्स, हम्म। लेकिन मैं बड़ा अपसेट था। तो दोस्तों ने भी बड़ा कहा, मम्मा ने भी कहा कि तुम टेंशन ना लो, 1146 तुम्हारे। लेकिन यकीन नहीं आता, फिर मैंने रात को अल्लाह ताला से दुआ की, बड़ा मतलब मैं रोया भी कि बड़ा अजीब सा लग रहा था उस वक्त। लेकिन जब सुबह रिजल्ट आया तो मेरे 1146 मार्क्स आए, वो देख के हम्म। फिर बड़ी इतनी खुशी हुई
जो बंदा सोच नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी अब्दुल बारी। आई विश यू गुड लक आगे की जर्नी। एमबीबीएस की भी अल्लाह करे कि आपकी इसी तरह से ही जो मेहनत है उसके साथ भी गुजरे, और प्लस वो आपके लिए बहुत आसान हो, आप बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो आके हॉस्टल में भी, और ऑफ कोर्स इंशाल्लाह हमारी मुलाकात भी होगी बहुत जल्दी, हम लोग मिलेंगे भी और मुलाकात करेंगे, बैठेंगे और जो है ना वो कुछ गपशप लगाएंगे मजीद भी, और बच्चों से भी यहाँ पर लाहौर के स्टूडेंट से भी मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अ लॉट ऑफ प्रेयर्स एंड अ लॉट ऑफ विशेस फॉर योर पेरेंट्स, खास तौर पे योर मदर, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा रोल है इन मेकिंग यू द अब्दुल बारी विच यू आर राइट नाउ। ठीक, और प्लस फिर एक बार दोबारा से हम सबकी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद आपको, आपके जो वो एग्जाम है उसको एस करने की, और साथ में एक ढेर सारी दुआएं भी कि अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा डॉक्टर बनाए, और आप एक इस तरह का डॉक्टर बने जो इंसानियत की इन एक्चुअल सेंस, सिर्फ मुहावरतन नहीं, इन एक्चुअल सेंस इंसानियत की खिदमत करने वाला डॉक्टर हो। सो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मुलाकात होती है, और बहुत जल्द हम लोग बैठते हैं और बातचीत करते हैं। सो इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग, या अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं, या अगर आप अल्लाह हाफिज करना चाहते हैं, द फ्लोर इज ऑल योर्स। अब इट्स डन फ्रॉम माय साइड। वो कुछ बातें थी कि नियर पेड ऐप के बारे में, वो फिर मैं आपसे उधर ही कभी मिला तो वहां पे कर लूँ। शायद याद नहीं आ रही, ज़हन में कोई नहीं आ बात रही। नहीं, कोई टेक योर टाइम, अभी हम लोगों की बहुत सारी मुलाकात भी होनी है, और अभी हम लोग जो है ना वो किसको कहते हैं, आप लोगों के लिए सारे जितने भी हम लोग के स्टूडेंट्स, अभी असल में मसला ये है कि रिजल्ट सबका नहीं आया। ठीक, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो ऑफिशियली अनाउंस्ड रिजल्ट है वो कुछ बोर्ड्स का है, बाकी बोर्ड्स अभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल सिचुएशन के अंदर चल रहे हैं, विच इज द रीजन कि हम कुछ भी अनाउंस नहीं कर रहे, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप इस चीज को भी देखो ना कि द मोमेंट हम आपका इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं, हम आपके इंटरव्यू को ऑफ कोर्स इंशाल्लाह हम लोग इसको कुछ दिनों में रन भी कर रहे होंगे, तो देर आर मेनी स्टूडेंट्स अराउंड जो इस वक्त भी दे आर टॉपर्स ऑफ देयर बोर्ड्स, दे आर गोइंग टू बी टॉपर्स ऑफ देयर बोर्ड्स, लेकिन रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, तो अभी वो भी इस तरह से बैठे हुए हैं कि अच्छा आगे क्या होगा। तो हम उन सारी चीजों को भी ना अपने एंड के ऊपर कुछ ना कुछ किसी एंगल से देखें, लेकिन ऑफ कोर्स थिंग्स गो ऑन, चीजें जो है वो किसी ना किसी एंगल पे चलती रहती हैं, और आई रियली होप सो कि कुछ अरसे के अंदर रिजल्ट उन लोगों का भी आ जाएगा। सो इंशाल्लाह ताला मुलाकात भी होती है और बातचीत भी होती है, और याद रखो और भी कोई पॉइंट्स आते हैं, यू कैन ऑलवेज शेयर विद मी, यू कैन ऑलवेज शेयर विद सर अली, सर अमार, बी इट एनी पर्सन, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहो, वी आर ऑलवेज ओपन टू द फीडबैक, बी इट कंस्ट्रक्टिव या इवन कंस्ट्रक्टिव नहीं है, नेगेटिव फीडबैक भी है तब भी, क्योंकि दोनों में हमारे लिए काफी ढेर सारी लर्निंग होती है। सो थैंक यू सो मच अगेन, अल्लाह हाफिज एंड टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ योर्स। अल्लाह